हम जब इतनी प्रगति इन क्षेत्रों में कर रहे हैं जहां हमने सोचा भी नहीं था। India now has the world's second largest road network. Once fully integrated with Mumbai's expanding metro network. तो ऐसी यातायात जैसी एक गतिविधि जो हम सबके जीवन का हिस्सा है, उसमें हम इतना क्यों पिछड़ रहे हैं? किस ढंग से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो या न हो। भारत में एक वर्ष में हम लोग करीब 1,75,000 व्यक्तियों की डेथ देखते हैं एक्सीडेंट से। डेथ करीब 52% जो मृत्यु होती है सड़क में वो टू व्हीलर्स की होती है। ये जो नंबर है ये एक्चुअली एक नेशनल शेम है। लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी एंड पीपल। तो आप ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किस अनुपात में देखते हैं? सर वैसा है कि मेरे विचार से इसका 50% तो जनता के हक में। आप इंदौर के किसी भी चौराहे पे जाइए, व्यस्ततम चौराहे पे जाइए, और आप पाएंगे बड़े बूढ़े बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स वो डायगोनल क्रॉस करते हैं। हमारे देश की ये प्रॉब्लम है कि हमने अपने बच्चों को न्यूटन का लॉ सिखाया है पर सड़क पे कैसे चलना वो नहीं सिखाया है। आप पुलिस से इतना इंटरेक्ट करते हैं, आपकी बातचीत है। स्पीड लिमिट का क्या डायनामिक्स है? स्पीड लिमिट कैसे डिफाइन होती है किसी रोड की? It is directly related to the view which you are getting on the road. जैसे एक आम धारणा रहती है कि मैक्सिमम इन एक्सीडेंट्स जो है वो ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से होते हैं। I don't agree. वयम भारतम की ओर से मैं श्रीरंग पेंढारकर एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। अभी जिस दौर में हमारा समाज, हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, जिस दौर में चल रहा है, तो हमारे आजू बाजू में अराउंड अस बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव, सकारात्मक, रचनात्मक नज़र आती है। देश प्रगति कर रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, हो रही है। चिकित्सा जैसे क्षेत्र जो एक समय बहुत पिछड़े हुए थे उसमें बहुत प्रगति हुई है, एजुकेशन में बहुत प्रगति हुई है। तो बहुत सारे अधिकांश क्षेत्र हम ये कह सकते हैं, अंतरिक्ष का क्षेत्र है, विदेश नीति का क्षेत्र है, भारत का वज़न वैश्विक मंचों पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, रणनीतिक क्षेत्र में हमने बहुत प्रगति की है। तो एक जनरल हम दृष्टि से अगर हमारे देश को देखते हैं तो आज हम अधिकांश क्षेत्रों में बहुत प्रगति करते हुए, बहुत सही दिशा में जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कुछ वजहों से हमें विकास कह लीजिए या जो सुधार चाहिए वो सुधार नज़र नहीं आते। और इसमें एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, एक बड़ा ही त्रासद हिस्सा है यातायात का, ट्रैफिक का। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी आज के ही किसी समाचार पत्र में मैंने पढ़ने में आया था कि होली के दिन देश भर में कुछ 1,000 एक्सीडेंट्स हुए। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत त्रासद घटनाएं होती हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, परिवार के मुखिया उजड़ जाते हैं, और फिर वो बचे हुए परिवार, शेष परिवार जिंदगी भर उस वेदना को झेलते रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम जब इतनी प्रगति इन क्षेत्रों में कर रहे हैं जहां हमने सोचा भी नहीं था कि हम अंतरिक्ष में इस तरह के कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, हम रणनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की प्रगति कर सकते हैं, तो ऐसी यातायात जैसी एक गतिविधि जो हम सबके जीवन का हिस्सा है, उसमें हम इतना क्यों पिछड़ रहे हैं? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ श्री मिलिंद जोशी उपस्थित है। मिलिंद जी बिट्स पिलानी के अलुमनस रहे हैं और करीब 30 वर्ष का उनका करियर
जनरल इंश्योरेंस की फील्ड में रहा है, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कार्य किया, देश में, देश के बाहर। और पिछले 10-15 वर्षों से वो एक भिन्न किस्म के करियर में अपना समय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और वो है रोड एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ रोड एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन। और एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनमें क्या नुकसान हुआ, वो नुकसान क्यों हुआ, उसके कारणों की जांच करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन यानी कि उस एक्सीडेंट की परिस्थिति को पुनः खड़ा किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है, और उसके माध्यम से अध्ययन किए जाते हैं ताकि आगे ऐसे एक्सीडेंट न हो। निश्चित ही अपने इंश्योरेंस करियर में भी जनरल इंश्योरेंस की वजह से जोशी जी का रोड एक्सीडेंट से काफ़ी परिचय हुआ, एक तरह से कह लीजिए, और उन्हें बहुत दुर्घटनाएं देखनी पड़ी। और अब इस करियर में भी वे इससे जुड़ी घटनाओं पर काम भी कर रहे हैं, और पुलिस विभाग के कई सेंटर्स पर, कई केंद्रों पर वे ट्रेनिंग भी देते हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 4थे अध्याय में बड़ी अच्छी बात कही है कि जब भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो भगवान कहते हैं कि जब आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो ज्ञानी व्यक्ति के पास जाइए, उसे प्रणाम कीजिए और अपने प्रश्न उनके सामने रखिए, तो आपको सही उत्तर प्राप्त होते हैं। तो आज वयम भारतम में हमारे साथ मिलिंद जी जोशी जुड़े हैं। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मिलिंद जी, मैंने थोड़ा सा परिचय देने का प्रयास किया। मैंने ख़ास तौर से जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स वाली जो बात है उसको बताने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी शुरुआत में ज़रा मुझे लगता है कि इस पे एक संक्षिप्त चर्चा हो जाए। एग्जैक्टली क्या है, कोई उदाहरण के साथ अगर आप बता सकें। अवश्य। एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन एक हिस्सा है जो हम सब करते हैं। सबसे पहला है एक्सीडेंट रिसर्च। एक्सीडेंट रिसर्च में ये पता करने की कोशिश की जाती है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या थे, उसके किस ढंग से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो या न हो। एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन जो है वो एक इंस्टेंस से जुड़ा होता है। जैसे आज साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ, तो साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट क्यों हुआ, उस समय व्हीकल की स्पीड क्या थी, उस समय किस वजह से उनको चोट लगी और उनकी मृत्यु हुई, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उन परिस्थितियों को पुनर्जीवित करें, उन्हें सिमुलेट करें। राइट। एक थोड़ा सा मैं एक अंतर यहाँ बता देता हूँ कि एनिमेशन और सिमुलेशन में थोड़ा फ़र्क है। एनिमेशन जो है वो है टॉम एंड जेरी जी। तो वहाँ फिजिक्स का कोई नियम लागू नहीं होता। टॉम ने जेरी को मुक्का मारा तो वो चांद से टकरा के आ जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एनिमेशन इज एन एक्टिविटी इन विच द इमेजिनेशन ऑफ द प्रोग्रामर डिफाइंस व्हाट यू आर गोइंग टू सी, almost you can say. या व्हाट यू आर गोइंग टू सी। सिमुलेशन जो है वो पूरी तरह से फिजिक्स के नियमों के ऊपर आधारित है बराबर। और वेक्टर थियरी के ऊपर ही वो काम करता है। तो कैसा फोर्स आया, कितना फोर्स आया, इसके कई तरीके हैं मेजरिंग के, और इनको मेजर करके फिर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, जेपी रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सन 2006 से इस फील्ड में इंडिया में रिसर्च कर रही है। ये विधा जो एक्सीडेंट रिसर्च, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेटा एनालिटिक्स की है, ये विश्व में काफ़ी उन्नत है, पर भारत में इसको लाने का श्रेय जेपी रिसर्च को जाता है। और इनके पास आज की तारीख में करीब 10,000 सीरियस एक्सीडेंट्स, इंडियन एक्सीडेंट्स का डेटा है, जो शायद और कहीं भी विश्व में इतना बड़ा डेटा उपलब्ध इंडियन एक्सीडेंट्स के लिए नहीं है। तो तीसरा जो आता है वो डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें सभी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हुए, इंश्योरर्स हुए, ओई मैन्युफैक्चरर्स हुए। ये सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक्सीडेंट में उनके प्रोडक्ट का क्या हुआ। इंश्योरेंस कंपनी जानना चाहती है कि इस तरह के एक्सीडेंट से उन्हें क्या नुकसान होता है
और किस ढंग से इसको मिटिगेट किया जा सकता है। सरकार के लिए भी इसमें कई लेसन्स रहते हैं कि आपको क्या करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में जिससे एक्सीडेंट न हो, या फिर किस ढंग से आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की जो मेथोडोलॉजी है इसको इम्प्रूव करना है, ये जान सकते हैं वो। तो ये रिसर्च का मेन मुद्दा है और मुझे खुशी है कि आज इंडिया में इस चीज़ पे एक्शन शुरू हुआ है। सो अभी करीब तमिलनाडु में कोयम्बतूर में, पूना में, अहमदाबाद, जयपुर, नागपुर, कलकत्ता और अब देहरादून में इसके ऊपर रिसर्च की इनकी यूनिट्स बनी हुई हैं जो वहाँ के जो मेजर एक्सीडेंट्स हैं उसको देखते हैं। राइट। ये तो मिलिंद सर एक्सीडेंट की बात है, जिसको हम कह सकते हैं कि पोस्ट फैक्टो, एक्सीडेंट हो गया उसके बाद हम उसको समझें, उसके अध्ययन करें, उसके हिसाब से अपने चीज़ों को इम्प्रूव करें। पर एक आम आदमी की दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ तो शुरुआत होती है, जिसको एक शब्द में बोले तो हमारा केओस रोड के ऊपर का, कि अभी भी देश में अधिकांश जगह गाय, भैंस, बकरी, इंसान सब को एग्जिस्ट करते हैं से लेके, और वो जो कुछ केओटिक सिचुएशन बनती है, रेड लाइट मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वन वे को ऑनर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हेलमेट, सीट बेल्ट तो काफ़ी पीछे की बात रह गई, 3-3 लोग, 4-4 लोग बाइक पे बैठ रहे हैं अनखो। तो आम आदमी का जो यातायात से संपर्क है वो ये है, एक्सीडेंट्स होते हैं इन्हीं वजहों से, इसी में से निकलते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो नंबर वैसे बहुत छोटा होता है। टोटलिटी में हम उसको क्वांटिफिकेशन करके नंबर देखते हैं तो चूंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी है तो दोज नंबर्स आर स्टैगरिंग, बहुत बड़े लगते हैं। पर परसेंटेज वाइज में व्यक्ति के साथ वो घटना उतनी घटित नहीं होती है कि वो कोई प्रिकॉशन लेने के लिए मजबूर हो जाए। अगर उसके साथ ये कोई भी घटना बहुत ज़्यादा घटेगी तो फिर आदमी उसको मान लेता है। तो ये जो केओस हमारे यहाँ पर रोड पर जो देखने में आता है, इसको पहले मुझे लगता है कि एक आम आदमी की दृष्टि से और एक एक्सपर्ट की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से, कि ये केओस कैसे उन एक्सीडेंट्स तक पहुँचता है। कहना बहुत आसान है कि सब केओस इसलिए एक्सीडेंट होता है, वो ठीक है, लेकिन केओस तो बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स तो बहुत कम होते हैं। तो उसमें भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बात एक्सीडेंट तक जाती है, एक बात, और एक्सीडेंट तक नहीं भी जाए तो भी केओस इज नॉट गुड, तो भी हमको वी नीड टू गेट रिड ऑफ केओस। तो एक्सीडेंट तो उसका एक बहुत एक्सट्रीम। इसका उत्तर मैं आपको 2 प्रकार से देना चाहूँगा। पहली बात तो जो हमें नंबर छोटा दिखता है वो उतना छोटा है नहीं। भारत में एक वर्ष में हम लोग करीब 1,75,000 व्यक्तियों की डेथ देखते हैं एक्सीडेंट से। डेथ इसमें दिस इज नॉट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, दिस इज नॉट नंबर ऑफ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर मल्टीट्यूड्स ऑफ दैट। पर उसमें जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं वो 1,75,000 के ऊपर है प्रति वर्ष नंबर इन इटसेल्फ। इसके अलावा इसके 4 गुना इंजरीज होती हैं, जिसमें से कम 2 लाख इंजरीज सीरियस इंजरीज होती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ चेंजिंग होती है, डिसेबल कर देती है। तो हम एक्चुअली देख रहे हैं 4 लाख लोग अफेक्ट होते हुए, जिसका मतलब ये हुआ कि वर्ष में 1 लाख परिवार का जीवन बदल जाता है। यस। हाँ, ये सच है कि हमें हमेशा लगता है कि एक्सीडेंट पड़ोसी को होता है, मुझको नहीं होता, पर यह सच है नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। दूसरी बात मैं एक चीज़ कहूँगा, ये जो नंबर है ये एक्चुअली एक नेशनल शेम है। नेशनल शेम इस प्रकार से है कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ हमसे ज़्यादा व्हीकल्स हैं और हमारी व्हीकल्स से ज़्यादा उनकी व्हीकल डेंसिटी है, जैसे आप यूएस में जाएंगे तो नंबर बहुत ज़्यादा है पर डेंसिटी लो है। पर ऐसे भी देश हैं, जापान सरी के देश, जहाँ व्हीकल का नंबर भी ज़्यादा है, व्हीकल डेंसिटी भी ज़्यादा है, और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे नंबर ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स का 1/2 भी वहाँ एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये जो है, जो आपने कहा ना कि अब हमारा समाज कई जगहों पे बदल रहा है, तो इस जगह पे भी उसको बदलना आवश्यक है, क्योंकि ये एक नेशनल शेम है। ये इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसका मतलब है कि ये कंट्रोलेबल है। पहली बात तो ये है। जी हाँ।
कि दिस इज अ कंट्रोलेबल एक्चुअली चीज़ है। इसमें दूसरी जो एक बात मैं कहना जी, चाहता जी। था, अगर हम सड़क की कियोस्क देखते हैं तो हमको लगता है कि ये असंभव है बदलना। आप इंदौर से आते हैं, मैं भी इंदौर को देख रहा हूं पिछले 50 साल से, जी, और आप जानते हैं कि आज से 8 साल पहले ये उतना ही गंदा शहर था जितना और कोई। और पिछले 8 साल में आपने उसका बदलाव भी देखा है कि वो कितना क्लीन हुआ है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कई जगह पे तो ये वर्ल्ड लेवल से भी compete कर रहा है। जी, ये बदलाव अगर हम ला सकते हैं, और ये बदलाव आया क्यों? ये बदलाव आया क्योंकि उसमें लोग इन्वॉल्व हुए, यंग जनरेशन इन्वॉल्व हुई, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हुए, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हुए, एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्वॉल्व हुए, इसलिए ये बदलाव आया। करेक्ट। जब ये बदलाव वहां आ सकता है तो हमारा ट्रैफिक में भी आ सकता है। ऑन दैट पॉइंट सर, बिल्कुल सही आपने जो इंदौर की बात कही वो 100% हम सब लोग देख रहे हैं, और करीब करीब चमत्कार जैसा है। 10 साल पहले कोई कहता कि इंदौर इतना क्लीन हो जाएगा तो हम ही शायद नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते। लोगों का व्यवहार बदला, जैसा आपने कहा, वो 3 स्टेक होल्डर्स है, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड पीपल। तीनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, तभी परिणाम आ रहा है सामने। इसी चीज़ को अगर हम ट्रैफिक के उसमें देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकारें मेजर्स नहीं लेती है, चीज़ें होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होती है, बट दे फॉल शॉर्ट। यूजुअली वो उतना उसका परिणाम नज़र नहीं आता जितना आना चाहिए। तो अगर इन्हीं तीनों एलिमेंट्स को हम देखें, लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी एंड पीपल, तो आप ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किस अनुपात में देखते हैं कि किनके इससे कितना फर्क पड़ेगा और क्या क्या आवश्यक है? सब ऐसा है कि मेरे विचार से इसका 50% तो जनता के हाथ में है, ट्रू, और लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में बाकी है। लीडरशिप किसी चीज को इनिशिएट कर सकती है, इग्नाइट कर सकती है, पर यदि उस फायर को सस्टेन करना है तो जरूरी है कि लोग जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं वो उससे जुड़े। नहीं, बिल्कुल सही है सर, लेकिन जैसे ये आपने क्लीनलीनेस की बात हुई, देखिए लोग कचरा सड़क पे फेंक देते थे, करेक्ट। 50 साल से आदत चली आ रही थी। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट या लोकल बॉडी। जब ऑल्टरनेटिव आया तो लोगों ने उसको इस्तेमाल करना चालू किया। तो लाइकवाइज अगर सही नियम बनेंगे या सही विकल्प उपलब्ध होंगे, और उसमें मैं आपसे जैसे आज पब्लिक कन्वेंस या पब्लिक ये जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं हैं, वी आर लैगिंग बिहाइंड इन ऑल सिटीज ऑलमोस्ट। एक दो उदाहरण छोड़ दिए जाए तो हम अभी बहुत दूर है, हमारा जो जनसंख्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग है ही नहीं। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग है ही नहीं। और शायद बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन उसी में है कि अगर अधिक से अधिक लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो अब इसमें पिक्चर, मेरा मतलब ये है कि जैसे मैंने क्लीनलीनेस के बारे में बोला कि इफ़ देयर आर डस्टबिन्स दे विल गेट यूज्ड, तो ऐसे ही अगर ये विकल्प खड़े होंगे तो लोग यूज़ करेंगे। पर अभी उस दिशा में बहुत छोटी शुरुआतें हो रही है और वो बहुत छोटे प्रयास है एज़ कम्पेयर टू हमारे देश में जो अब हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी अभी उस पर उतना फोकस नहीं है। तो उस दिशा में गवर्नमेंट्स, आप इतना इंटरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, तो गवर्नमेंट्स के लेवल पर क्या विजन है, क्या वो करना चाहते हैं, या लीडरशिप की कोई इंटेंट ही नहीं है? हम कहाँ पिछड़ रहे हैं इन चीज़ों में? देखिए ऐसा है, एक बार फिर और शायद आखिरी बार मैं आपको फिर क्लीनलीनेस ड्राइव पे लेके चलूंगा। क्लीनलीनेस में कुछ सिटीज ने गॉटलेट उठाया, आगे बढ़े। उस समय बाकी कोई शहर, कोई लीडरशिप, कोई जनता इस चीज को फॉलो नहीं कर रही थी। पर जब 3-4 शहरों में कुछ बदलाव आए जो लोगों को दिखने लगे, तो बाकी शहरों में भी होड़ हुई कि हम इसको करें। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो अभी तक लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी से इंटरेक्शन का रहा है वो यही रहा है कि कुछ मुझे ऐसे लोग मिले जो बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग के लोग थे। जैसा आपने कहा,
हम इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्पीड से बढ़ सकता है, हमारे पास जितने रिसोर्सेस हैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं हम, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ने में और खोने में थोड़ा टाइम लगता है, पर उसके पहले भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। पर उसके लिए आवश्यक होता है कि लीडरशिप में वो एबिलिटी हो। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी रिसेंटली जब ये देहरादून का काम शुरू हुआ हम लोग का, तो मैं CAPT में लेक्चर दे रहा था और वहाँ एक व्यक्ति बैठा था जो लेक्चर सुन रहा था, वो PA था उनके कमिश्नर का, ट्रैफिक कमिश्नर का। वो गए वापस और उन्होंने अपने साहब से कहा कि साहब ये चीज़ हमने सुननी चाहिए। उनका इनविटेशन आया, हम गए, उनको हमने प्रेजेंटेशन दिया, उनको चीज़ पसंद आई। तो ये हमें देखने को मिला है। हमें ये भी देखने को मिला है कि साहब हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो मैं इसको निगेटिव नहीं मानता, मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि कुछ लोग इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, और अगर इन्हें जब वो एक क्रिटिकल मास अचीव होने के बाद जो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं उनका पलड़ा भारी हो जाता है। राइट। हाँ, इसके लिए आवश्यक है, जैसे आज स्मार्ट सिटी के जैसा प्लान किया जा रहा है, इस तरह का एक नेशनल मिशन के रूप में इसको उठाया जाए और उसके लिए कुछ न कुछ हर शहर को रिवार्ड किया जाए। मेरा हमेशा से डिस्कनेक्ट रहा है किसी भी तरह के लॉ में, हम पनिशमेंट की तो पूरी व्यवस्था करते हैं, हेलमेट नहीं पहनोगे ऐसा होगा, सीट बेल्ट नहीं पहनोगे वैसा होगा, ठीक है, पर हम ये कभी नहीं देखते कि जिस आदमी ने वाइट लाइन के पीछे अपनी कार खड़ी की या व्हीकल खड़ी किया, उसको हम रिवार्ड कैसे करें। और रिवार्ड मे नॉट बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड। करेक्ट। तो वो जो चीज़ है जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक एज अ रिवोल्यूशन इट विल नॉट हैपन। और आपको एक्चुअल जरूरत उसी की है जिसमें कुछ लोग सामने आए, पिक अप द गॉटलेट एंड से दैट वी आर गोइंग टू चेंज थिंग्स, बदलाव उसमें लाएं, और उसके बाद फिर वो बराबर। पर अभी जैसे आपने कहा आप लेक्चर्स लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग लेक्चर्स कोई भी इस तरह की जो गतिविधि रहती है ये एक पर्टिकुलर किसी वर्ग के लिए रहती है। आपका एक टारगेट ऑडियंस होता है, उस टारगेट ऑडियंस के लिए आप उसको तैयार करते हैं, उनके साथ आप उनको साझा करते हैं। यहाँ हम डील कर रहे हैं मोटा मोटा 150 करोड़ लोगों से, क्योंकि हमारा पूरा देश ही रोड पे है। वो गांव वाला भी गाड़ी चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, शहर वाले भी चला रहे हैं, सब मर्सिडीज भी है, सब है। तो इतने बड़े वर्ग को और उनसे सबसे हमको कुछ रूल कॉमन साझा फॉलो करवा लेने हैं, तभी वो मामला बैठेगा। ये इसमें की बात है कि हम एजुकेशन पॉलिसी में सबसे उम्मीद कर रहे हैं 10वीं तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की, वो चाहे कोई गांव का बच्चा है या कोई कुछ है, पर हम उम्मीद करते हैं कि सब मैथमेटिक्स पढ़े और सब फिजिक्स पढ़े। तो वैसा ही कुछ यह भी है कि हम उम्मीद कर रहे हैं सभी से वो नियमों को पालन करने की, लेकिन इसमें कुछ प्रोसीजरल चेंजेस नहीं हो सकते। कुछ इस तरह के रोड्स के डिज़ाइन हो कि जिसमें वो गांव का ट्रैफिक उस तरीके से उसको यूज़ कर ले जो हाईवे का ट्रैफिक है। अभी हमारे यहाँ एक वही सेट पैटर्न पे रोड्स बन रहे हैं, सभी उनको शेयर कर रहे हैं, उन पे बाइक्स भी चल रही है, उन्हीं पे ट्रैक्टर्स भी चल रहे हैं, उन्हीं पे कारें भी चल रही है, उन्हीं पे ट्रक्स भी चल रहे हैं। एंड देन देयर इज इवन हाईवेज पे भी एक अपने तरह का अलग chaos होता है। तो हाउ टू हैंडल दैट, आई मीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इसको कितना ठीक कर सकती है। और अब तो जब AI आ रही है तो इवन इट इज, देखिए बिना टेक्नोलॉजी के तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में कुछ भी नहीं होने वाला है। राइट, ठीक है, टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से करीब 1.5 साल पहले मैं बिहार पुलिस के इनविटेशन पे पटना गया था, और पटना में एक मैंने बड़ा अच्छा सुखद अनुभव किया। और सुखद अनुभव ये था कि हर व्यक्ति स्कूटर पे जो, मोटरसाइकिल पे जो बैठा था वो हेलमेट लगाया हुआ था। अब जैसे बिहार का हमारे दिमाग में नाम आता है तो कैसे क्या होता है, अनरूली है, ऐसा है, क्योस है, क्योस में भी अल्टीमेट ऑफ क्योस है। उस जगह पे मुझे अचानक ये दिखा कि लोग हेलमेट पहने हुए हैं, पिलियन राइडर हेलमेट पहना हुआ है, इनफैक्ट जो सामने बच्चा खड़ा है वो भी हेलमेट पहना हुआ है। बहुत बढ़िया। तो मैंने फिर उनसे पता किया कि भाई आपने किया क्या।
उन्होंने अपना रूल जो है ठीक से इम्प्लीमेंट किया। रूल ये है कि हेलमेट नहीं लगाओगे तो पेनल्टी है। उन्होंने अपने जितने कैमरास थे उनको लिंक किया, और इधर जैसे ही आपकी फोटो आई कि आप बिना हेलमेट के इस स्कूटर पे हैं, आपको एसएमएस आता था चालान के रूप में। हर चीज पनिशमेंट से नहीं सुधरती, ये बात सही है, पर कुछ चीजें, अब तुलसीदास जी भी कहते हैं, कह गए बिनु भय होत न प्रीत, तो वो उसके बगैर भी नहीं सुधरती। अब ये सिंपल टेक्नोलॉजिकल, पहले भी कैमरे थे, एसएमएस भी थे, पर इन दोनों का लिंकेज नहीं था। उस व्यक्ति ने लिंकेज किया। अब उसका इम्पैक्ट देखिए, एक मोटा मोटी अंदाज कह रहा हूं मैं, हर जगह पे अलग अलग है। करीब 52% जो मृत्यु होती है सड़क पे वो टू व्हीलर्स की होती है। टू व्हीलर जो राइड करते हैं उनकी होती है। ये होने के 2 साल के बाद अब वहां का डेटा आप देखिए, 30-32% का रिडक्शन आया है। फैंटास्टिक। तो मेरे विचार से तो उस आदमी ने, जो कमिश्नर ने ये काम शुरू किया, वो बधाई का पात्र है। ही एक्चुअली सेव्ड thousands of people। तो हमको ये तो, अब ये हमारे हीरो हैं। करेक्ट। इस तरह के लोग और इस तरह के कार्य हमारे हीरो काम। पर ये बहुत चैलेंजिंग टास्क लगती है सर। इसमें कई एस्पेक्ट है। जैसे आप मान लीजिए, अभी 2 साल पहले, साल भर पहले प्रयागराज में कुंभ मेला था। हम सब ने वहाँ देखा वहाँ क्या स्थितियाँ बनी। हर आदमी कहता है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। हर आदमी को ट्रैफिक में उलझना पड़ा। मैं खुद 14 घंटे में मुश्किल से 50 किलोमीटर, आखिरी के मुझे 13-14 घंटे लगे। हमने शिकायत नहीं की बिकॉज वी डिड नॉट माइंड दैट, क्योंकि आप एक अलग स्पिरिट में रहते हैं, अलग जोन में रहते हैं, और आपका एक्सपेक्टेशन लो था। और एक्सपेक्टेशन लो रहता है, क्योंकि अब इतना, अगर 1 करोड़ लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें होना है। पर अब सवाल ये है कि कुंभ तो है, हो रहे हैं, होते रहेंगे, और अब छोटे छोटे कई मंदिर, कई धार्मिक अनुष्ठान इस तरह के होते हैं कि जहाँ पर लाखों की तादाद में होती है, और वहाँ दुर्घटनाएं भी होती, मौतें भी होती। तो अब सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ध्यान में रख के बनाया जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर रोज के ऑफिस के लोगों को जा रहे हैं उनको ध्यान में रख के बनाया जाए, या जो रोज की जिनका आना जाना चल रहा है वो नंबर काफ़ी लिमिटेड है। एक तो ये इशू आता है। दूसरा ये होता है कि जो मैन पावर मैनेजमेंट है ऑन पार्ट ऑफ पुलिस, वो मुझे लगता है बहुत इनएडिक्वेट है। ऐसा एक सामान्य फीलिंग रहती है कि सब पुलिस वाले कम हैं इसलिए कंट्रोल नहीं होता। वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, क्या है, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं? आर वी शॉर्ट ऑफ पीपल? मैं 3 चीज़ों में जो इसका जवाब देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि हम कुंभ सरी के जो महा उत्सव हैं उनको एक तरफ करें, क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं। अब जब मेरे 1,80,000 आदमी अगर सड़क पे मरते हैं तो इसमें से शायद 200 लोग कुंभ में मरे हों, पर बाकी तो दिन का है। तो मेरी प्रायोरिटी अगर मैं देखूंगा तो मैं ये होगी कि शहरों में ट्रैफिक कैसा है, शहरों के बीच में जो ट्रैफिक है, हाईवेज का जो ट्रैफिक है वो कैसा है, क्योंकि वहां मौतें हो रही हैं। ये नंबर में जो आप 1,80,000 का बता रहे हैं, इसमें शहर का नंबर कितना है और हाईवे का कितना है, ऐसा कुछ बाइफरकेशन है? नहीं, हाईवे के हिसाब से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर शहर के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो ऑलमोस्ट हाईवेज अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द डेथ्स। 40% हाईवेज में, 60% शहरों में? 60% शहरों में, करीब 10% रूरल एरियाज में है। वो भी टिपिकली ट्रैक्टर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं, जब ट्रॉली पलट जाती है और उससे मौत होती है। पर अदरवाइज वहाँ थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम है, सीवियरिटी यूजुअली ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक ट्रॉली की ट्रॉली पलट जाती है। तो ये एक मेन फ़र्क है उसमें। ये डेटा कंपाइलेशन अपने यहाँ किस लेवल पर है? मतलब ट्रैफिक का सारा इतना, इसके सॉल्यूशन तो डेटा में से निकलेंगे एट द एंड ऑफ द डे। यदि आप मुझसे पूछें तो इस बहुत मेरा पेट सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास डेटा है ही नहीं। हमारे पास डेटा है ही नहीं। Okay. अगर मैं आपसे कहूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी एक्सीडेंट्स के FIR हैं उनमें कॉज ऑफ एक्सीडेंट लिखा हुआ है निग्लिजेंट ड्राइविंग, रैश एंड निग्लिजेंट ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग। मजेदार बात यह है कि ड्रंकन ड्राइविंग प्रूव नहीं होती और रैश एंड निग्लिजेंट ड्राइविंग इज अ वेरी ब्रॉड टर्म।
भाई देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है। आज की तारीख में ड्राइविंग लाइसेंस इज फार्सिकल। बिल्कुल जो हमारे यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस लेके दूर छोड़िए, आप दुबई भी जाता है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस लेने में 6 महीने लग जाते हैं, लग जाते क्योंकि वो आपका लाइसेंस तो रद्दी के टोकरी में डाल देते हैं हैं। ना। मैं इसमें बार बार चीज कह रहा हूं कि दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल शेम। अच्छा, डेटा है पर इनका एक सेंट्रलाइज वन विजन नहीं है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया, मेरे पास ये डेटा है कि कितने आरटीओ के ड्राइविंग लाइसेंस पे एक्सीडेंट हुए। तो मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, दिस इज नॉट अ डेटा, कि इंदौर आरटीओ जो है उसने पूरे एक्सीडेंट के 2% कंट्रीब्यूट किए, जबकि भोपाल आरटीओ ने पूरे एक्सीडेंट के केवल 0.2% कंट्रीब्यूट किए। तो अब हमें क्लियर समझ में आता है कि इंदौर का जो ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस प्रोसेस है उसे एड्रेस करने की जरूरत है, या नागालैंड का जो प्रोसेस है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये जो डेटा है ये है, पर ये सारे लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो आज जिस ढंग से पैन को, आधार को, बैंक अकाउंट को, सबको इकट्ठा करके व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग वन विजन ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। वही चीज आपको एक्सीडेंट से रिलेटेड भी करनी होगी। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ट्रैफिक एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आता है, राइट। और ऑब्वियसली जब ये दोनों गवर्नमेंट्स के अंडर में आता है तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शंस भी आते हैं, जो कि नेचुरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके चलते इस कंट्री में जरूरत है कि आपके पास एक रजिस्ट्री हो जिसमें सारे रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स हो, एक रजिस्ट्री हो जिसमें सारे ड्राइविंग लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन हो, पर ऐसा है नहीं। और ये प्रॉब्लमेटिक होता है। वहाँ टैक्स का इशू आ जाता है ना। नहीं, मैं उसमें मैं कारणों में उस जगह तक आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि आखिरकार दो गवर्नमेंट में क्लैश होता क्यों? वो इसीलिए होता है, उनके अपने अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस है, इंटरेस्ट होता है, अपना अपना इंटरेस्ट है। तो वो चीज़ों को देखते हुए, और नहीं तो ये जो जैसे एक आम धारणा रहती है कि मैक्सिमम इन एक्सीडेंट्स जो है वो ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से होते हैं, तो इज इट करेक्ट? वास्तव में इतना इम्पैक्ट है उसका? आई डोंट एग्री। अच्छा, फॉर अ सिंपल रीज़न दैट अगर इतनी ड्रंकन ड्राइविंग है तो मुझे बता दीजिए कि कितने केसेस में ड्रंकन ड्राइविंग का चार्जशीट फाइल हुई है और जजमेंट आया है। और आपको आश्चर्य होगा कि 1% भी केसेस में सक्सेस नहीं है। नहीं सर, सक्सेस होना चलो एक बात है, कई बार क्या होता है कि प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, चार्जशीट ही नहीं होती। पर नहीं, मैं तो और उस पर जा रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल, चूंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र के अंदर, तो आपकी दृष्टि से वास्तव में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये जो 1.5 लाख 2 लाख एक्सीडेंट्स, डेथ हो रही है, एक्सीडेंट्स मान लीजिए 8-10 लाख एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वर्थ मेंशनिंग, तो आपको लगता है कि एटलीस्ट 25-30% केसेस जो है इट इज बिकॉज ऑफ ड्रंक एंड ड्राइव? नो, दिस विल बी अ गेस वर्क बिकॉज आई डोंट हैव द डेटा, बट मेरा मानना यह है कि ड्रंकननेस से एक्सीडेंट भी होते हैं, और कई बार तो ड्रंक सड़क पे चलते चलते उनको कोई मार देता है, इंड्यूसेस एक्सीडेंट। तो इसका एग्जैक्ट डेटा देना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ, क्या होता है सर, ये ट्रैफिक के जब भी शहर में देखने को आता है तो सबसे पहला ड्राइव चालू होता है हेलमेट कंपलसरी। करेक्ट है, नो डाउट इट शुड बी, और उससे लोगों को सेफ्टी है वगैरह सब कुछ ठीक है, पर शहर में खास तौर से बिजी आवर्स में जिस स्पीड पे ट्रैफिक रेंगता है उसमें आप उस व्यक्ति की समस्या कुछ और है। हेलमेट तो चलो ठीक ही है, उसने पहना नहीं पहना वो तो अपनी जगह सही गलत जो है वो है, दूसरी सीट बेल्ट, राइट। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, हाईवेज एक अलग कहानी होगी। हाईवेज पे जब बात आती है या इवन शहर में भी ड्रंक एंड ड्राइव, ये 3 चीज के अतिरिक्त किसी भी और एस्पेक्ट पे काम होता नजर नहीं आता। अब इसमें से 2 चीज तो आपको चोट से बचा रही है और एक चीज जो है वो एक्सीडेंट से बचा रही है। मतलब 2 चीज में एक्सीडेंट हो सकता है, सीट बेल्ट और हेलमेट में ऐसा है कि एक्सीडेंट होगा तो आप बचेंगे, और ड्रंक ड्राइव में यह है कि आपको एक्सीडेंट से ही बचाया जा रहा है कि, तो ये 3 चीज। पर
इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, और बाकी सारे मतलब जो नियमों की जानकारी नहीं होना या ट्रेनिंग का अभाव होना या जिसको आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल लूपहोल्स या गलत डिजाइनिंग या गलत तरह से एंक्रोचमेंट, क्या कहूँ मैं उसको, सरकारी ही रहेगा, पर गवर्नमेंट भी कई बार अलाइनमेंट ही सही नहीं है। जैसे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन में, व्हेन आई वेंट टू दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने एक बड़ी सिंपल चीज ऑब्जर्व करी कि एनी रोड विच इज जॉइनिंग द मेन रोड वो इंक्लाइंड रहती है। अच्छा, ये इतनी सिंपल बात है, हमारे 90 डिग्री से आती है। मतलब मुझे वहां जाके समझ में आया कि अरे तो बहुत सिंपल है, ये अगर एंगुलर रहेगी तो वो एसिमुलेट हो जाएगा ट्रैफिक में आने वाला व्यक्ति। अभी अपने साथ तो वो गाड़ी ऐसी करके आती है। तो ये वो चीजें हैं जो बहुत आसान, ये सारे कॉम्प्लेक्स। पर एक चीज उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा था कि ट्रैफिक स्लो है। मेरे हिसाब से हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा ट्रैफिक स्लो है। अच्छा, मैंने कई मीटिंग्स अटेंड की है और मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, न लीडरशिप में न ब्यूरोक्रेसी में, परंतु कई जगह मैंने कहा है कि साहब, सुना है कि साहब वो हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत स्लो है तो इसकी जरूरत ही नहीं। ट्रैफिक स्लो होने से प्रोटेक्टिव गियर जो है वो डिफाइन नहीं होता। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे यहाँ जब डेंस ट्रैफिक होता है उस समय बिल्कुल रैश एंड निग्लिजेंट ड्राइव करने वाले आपको लोग दिखते हैं। राइट। अब ये अगर आपको आके मारे या आप उसको जाके मारे, फर्क कोई नहीं पड़ना है। राइट। सेफ्टी तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब आए दूसरी बात पे, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं। एक पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है, इसमें किसी तरह से कोई काम हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत काम ये हुआ है कि अभी सड़कें बनी हैं विच आर मच बेटर देन व्हाट वी वर यूज्ड टू। एक्सप्रेसवेज बने हैं, पर एक्सप्रेसवेज का मतलब ये भी है कि लोगों को कंट्रोल ही छूट गया है। जैसे अब बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे जब पहली बार बना था, उस समय लोगों को ध्यान ही नहीं था कि ज़्यादा टायर प्रेशर लेके चलोगे तो टायर फटेगा, जो अब समझ में आता है। अब समझ में आता है। यही हालत आपका वो समृद्धि महामार्ग का है, जहाँ स्पीड आपने 120 दी है, जहाँ 80 है वहाँ तो लोग 150 पे चलते हैं, तो 120 वाला 170 पे चल रहा है। व्हीकल्स बदल गए हैं, बहुत इफिशिएंट व्हीकल्स आ गए हैं, पावरफुल व्हीकल्स आ गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो बहुत लो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लोग भी मार्केट में आ गए हैं, जिन्होंने ज़्यादा नहीं चलाई है, तो ये लोग भी आ गए हैं। द कमर्शियल ट्रैफिक हैज़ इंक्रीज मेनी फोल्ड। यस, मेनी फोल्ड्स। अगर आपने हाईवे ड्राइविंग करते हैं, आपने देखा है कि हमारे यहाँ स्लोएस्ट ट्रैफिक होना चाहिए लेफ्ट मोस्ट लेन में, राइट में, और सारा ट्रैफिक जो आपका ट्रक का है वो राइट मोस्ट लेन में है। और मुझे वो जब मैं देखता हूँ तो ये जरूर लगता है कि रूल ब्रीच हो रहा है, पर ये लगता है कि शायद वो सही है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो गया है कि हमने कहा साहब एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, ट्रक इज रिस्पॉन्सिबल। हम देखेंगे ही नहीं कि सामने वाला कहाँ से आया। अब ये आदमी 8 एक्सेल की गाड़ी चला रहा है, उसको पिछले एक्सेल में लेफ्ट पे कुछ दिखना संभव ही नहीं है। और वहां से एक मोटरसाइकिलिस्ट आके उसके लास्ट चक्के के नीचे आके मर जाता है, तो भी मार ट्रकर की मार तो यही खाता है। वो 35-40 टन वजन लेके चलता है, उसको समझ में नहीं आया, उसको वो जो चीज दिखेगी नहीं वो क्या करेगा। फिर इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ये हमारे शहरों की प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ दिखा सकता हूं? श्योर। ये देखिए, ये कलकत्ता का एक्चुअल केस है, और इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो किसी भी तरह का पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का मार्क नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। और जब ये आके सड़क पे मिलती है तो ये जो एज है इसके ऊपर अतिक्रमण है। अब मैं मानता हूं कि हमारे उस तरफ है। हाँ, अब मैं मानता हूं कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम रहेगी कि अतिक्रमण वगैरह होगा, हर जगह पे कंट्रोल कर सकना संभव भी है, कहीं संभव नहीं भी है, समझता हूं मैं। पर जहां सड़क आके मिलती है, जो जहां टर्न आता है, उतनी जगह से अगर हम अतिक्रमण हटा दें तो शायद हमारे जो पेडेस्ट्रियन है उनको सड़क पे चलने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आप इंदौर के किसी भी चौराहे पे जाइए, व्यस्ततम चौराहे पे जाइए, और आप पाएंगे कि पेडेस्ट्रियंस, बड़े बूढ़े, बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, वो
अक्रॉस डायगोनल क्रॉस करते हैं। हमारे देश की ये प्रॉब्लम है कि हमने अपने बच्चों को न्यूटन का लॉ सिखाया है पर सड़क पे कैसे चलना वो नहीं सिखाया है। वो नहीं सिखाया है। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में एक भी थियरी या प्रैक्टिकल नहीं होता जो बताता है कि आपको चलना कैसे। नहीं, मैं तो सर और एक कदम आगे जाता हूँ इस दिशा में। स्कूल्स तो चलो ठीक है, वहां तो करना ही चाहिए। हाँ। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बच्चों को एक स्कूल में जाता है, 12 साल मोटा मोटा एक स्कूल में रहता है, वो रोज डाइनिंग हॉल की तरफ जाता है, उसके कुछ 2-3 वो फिक्स रहते हैं, असेंबली जाना है, डाइनिंग हॉल जाना है। क्यों ना स्कूल्स के अंदर इस तरह के सिस्टम्स हो कि वो जब कॉरिडोर से जा रहा है तो कहीं तो भी लाल लाइट बीप होगी, और जहां भी लाल लाइट बीप होगी वहां जो बच्चे हैं उनको वहां लाल लाइट देख के रुकना पड़ेगा, 20 सेकंड 30 सेकंड रुकना पड़ेगा। अगर ये उनमें डाल दिया जाए, उनके खून में आ जाएगा 12 साल में कि लाल लाइट दिखेगी तो रुकना है, ग्रीन लाइट दिखेगी तभी आगे जाना है। तो ये तो एक बात, ये तो बच्चों की बात हुई। पर अब आज हमारी सड़कों पर बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो स्कूल से बाहर आ चुका है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिरों में ये जो मजदूर चौराहा है जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर अन्य धार्मिक स्थल ये हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स, जहाँ भी कोई वर्ग इकट्ठा होकर बैठता है, इंतज़ार करता है या वो कुछ समय के लिए वहाँ रहता है, वहाँ पर इस तरह की नुक्कड़ नाटक बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ये तो आपको कांस्टेंट हैमरिंग करनी पड़ेगी तभी वो समाज के अंदर वो उसका सुधार आएगा। देखिए, हमारे पास 2 एडवांटेज है। पहली बात तो ये कि हमारा कंट्री यंग है, राइट, ठीक है। अब मुझे आप कितना सिखा के सिखा लोगे, करेक्ट, पर जो अभी भी 35 साल के नीचे हैं वो सीखने की स्थिति में हैं, करेक्ट। तो जो आप कह रहे हो ये बहुत ही अच्छा सजेशन है। भाई मंदिर में आप बैठे हुए हो, चलने दो ना, चलने दीजिए, नुक्कड़ नाटक। कुछ तो देखेंगे, कुछ तो स्क्रीन पे चल सकते हैं। आई मीन देयर आर 10 वेज ऑफ स्क्रीन पे ही करना है, स्क्रीन पे ही करना है। Correct. ऐसा है कि जब मैं आज किसी भी तीर्थ स्थल पे जाता हूँ तो वहाँ वो अंदर का गर्भगृह का फोटो एक दिखाते हैं, दिखाइए, वो भी जरूरी है कि मैं उसी के लिए गया हूँ। करेक्ट। पर उसके बीच में एक 20 सेकंड की, Still आ 25 सकता है, सेकंड एक की आप छोटी सी क्लिप clip आ वहाँ सकती है। दीजिए जो Correct, आपको correct. सड़क के बारे में बताए, ये कैसे आपने कैसे ध्यान रखना चाहिए ये बताए, इन चीज़ों को आप बताइए। वेरी ट्रू। और मैं इस बात का बड़ा हिमायती हूँ, पब्लिक ये जो कैनवासिंग गवर्नमेंट के लेवल पर जब होती है, 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल अपने इस विषय से हट के। सबसे पहले हमारे बचपन में हमने बोर्ड्स देखे थे बड़े बड़े लगे हुए सरकारी, छोटा परिवार सुखी परिवार। करेक्ट। उस समय के पहले तक एक घर में 6-8 बच्चे होना आम बात थी। और वो जो बोर्ड लगता था उसपे 3 बच्चे रहते थे, माता पिता और 3 बच्चे, ऐसा वो बोर्ड हुआ करता था। फिर और कुछ साल बाद उसमें कुछ सुधार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो हुआ, और फिर वो हम 2 हमारे 2, उसका स्लोगन भी चेंज हुआ, बोर्ड भी चेंज हुआ, और वो बदल गया। तो एक पर उसका परिणाम कि आने वाले 25 सालों में सारे ही परिवार लगभग छोटे हो गए, बहुत बड़ी तादाद में परिवार छोटे हो गए, और हमको उसके जो बेनिफिट मिलना थे पॉपुलेशन वगैरह की दृष्टि से मिले होंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन इम्पैक्ट आ गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। एक चीज़। एक दूसरी मैंने घटना एक देखी थी, एक बार हमारे एक मित्र को बच्चा अडॉप्ट करना था। तो मुझे उसने कहा, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं इंदौर में जो भी ऑर्फेनेज होंगे बात कर लूँगा। और फ्रैंकली मेरे दिमाग में वो फिल्मी सीन था कि वो बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए हैं और आप जाके और देख रहे हो और वगैरह, समथिंग लाइक दैट। मैं बात कर रहा हूँ करीब 15 साल पहले की। सर, टू माय सरप्राइज, इंदौर के ऑर्फेनेज में बच्चे ही नहीं थे। एक ऑर्फेनेज में मैं गया तो उन्होंने कहा ये आखिरी बच्चा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, वी आर क्लोजिंग डाउन। मैं गवर्नमेंट ऑर्फेनेज में गया, वहाँ पर मुझे बताया गया कि साहब नाम लिखा दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, अभी 3.5 साल की वेटिंग चल रही है, और ये आप भूल जाओ, लड़का लड़की वगैरह कोई चक्कर नहीं है, जो मिल गया हाँ, वो फिर अब जब कभी आपका नंबर लगेगा जो मिलेगा वो जो हो जाएगा, और उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आई वॉज सो सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, एंड देन आई थॉट ओवर इट कि ये कैसे हो गया। ये मेरा हाइपोथेसिस है, आई एम नॉट श्योर कितना सही कितना गलत है। अर्ली 90s में जब एड्स नाम की चीज पैदा हुई और उसका प्रचार हुआ, और उसके चलते कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रचार हुआ, मुझे लगता है ये उसका इफेक्ट है। इललेजिटिमेट बच्चे ही बंद हो गए, क्योंकि ये अवेयरनेस आ गई। ये अवेयरनेस आ सकती है, पर वो लार्ज स्केल पे, क्योंकि हमने ये विज्ञापन चलते आपको 150 करोड़ लोगों को अगर इन्फ्लुएंस करना है
बहुत तो बड़ा आपको scale थोड़ा है, समय तो देना देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आपने चुटकी बजाई और पर चालू तो ये हो। बोतल का जिन्न नहीं है। एग्जैक्टली। ये बोतल का जिन्न नहीं है। अब इसमें कई चीजें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मैं हर शहर में देख रहा हूं कि जो मेन चौराहे हैं उनमें साइड में डेकोरेशन किया जाता है, ब्यूटिफिकेशन किया जाता है, और उसके नीचे लिखा रहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये ब्यूटिफिकेशन हुआ। अरे लॉ कहता है कि मेन चौराहों के 50 मीटर चारों तरफ कुछ आ ही नहीं सकता। उसका इम्प्लीमेंटेशन ही जन्म नहीं। दिवस के बोर्ड लगे रहते हैं, जन्म दिवस के बोर्ड लगे रहते हैं, उसको छोड़ दीजिए साहब। आई लव इंदौर, आई लव बॉम्बे। यहाँ जो मेन जो आपका चौराहा है विजय चौक, उसके पास टीवी स्क्रीन लगा हुआ है। हाँ, स्क्रीन लगे हुए हैं, चौराहे पे पुलिस नहीं लगा रखे हैं। वो स्क्रीन जो है, वो स्क्रीन एक्चुअली इज मोर पावरफुल देन द सिग्नल। यस। तो आदमी को सिग्नल दिखता नहीं, वो दिखता है। तो अब ये जो चीजें हैं, ये मतलब ये बहुत बेसिक है। इनके लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। या फिर जैसे एक नियम है कि जब भी कोई सर्विस रोड होती है, सर्विस रोड आके मेन रोड में मिलती है। एग्जैक्टली। चौराहे के पहले मेन रोड में आके मिलती है। आज क्या हो रहा है कि आपके ज्यादातर चौराहों पे 4 रास्ते नहीं है, 8 हैं। 8 रास्ते मिल रहे हैं, और उन 8 रास्तों में से 80 तरह से लोग क्रॉस हो रहे हैं। तो अब ये कियोस्क को आप सोचते हैं, मतलब कभी कभी आई इंटरेक्ट अ लॉट विद पुलिस जी, एंड आई एट टाइम्स पिटी देम। 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में वो आदमी 8 घंटा खड़ा हुआ है, और उसके चारों तरफ पढ़े लिखे अनपढ़ जो है वो क्योटिक बिहेवियर में बिजी हैं। जितना अब सारी दुनिया का नियम है कि आई विल गिव स्पेस, राइट, आई गिव वे, आप चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, आई विल टेक, आई डिमांड वे, करेक्ट, आई कमांड वे। जितनी मेरी गाड़ी बड़ी, जितना न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा, मैं उसका आगे। तो ये जो है, इसकी वजह से आपका ट्रैफिक स्लो है। ये आप पुलिस से इतना इंटरेक्ट करते हैं, आपकी बातचीत है, स्पीड लिमिट का क्या डायनामिक्स है? स्पीड लिमिट कैसे डिफाइन होती है किसी रोड की? क्योंकि ये अपने यहाँ बड़ा रैंडम सा नजर आता है, कहीं 60 लगाए, कहीं 50 लगाए, कहीं 100 लगाए, कहीं मतलब कोई हिसाब नहीं। देखिए, स्पीड लिमिट जो है, it is directly related to the view which you are getting on the road. ओके। इसके अलावा कुछ जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, वहां तो वो डेलिबरेटली कहते हैं कि आपकी स्पीड कम होनी चाहिए। दैट इज मेनली बिकॉज कि आपसे गलती से भी एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। पर बाकी जो है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि व्यू कितना है। अगर मुझको 4 किलोमीटर सामने दिख रहा है तो स्पीड 120 भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मेरे साथ व्यू ही 200 मीटर का है, अब हम लोग मध्य प्रदेश में पठारी इलाके में रहते हैं। पठारी इलाके में कई जगह ऐसा जंगल ट्रैक है जहां 100 मीटर के बाद रोड मुड़ जाती है। अब इस जगह पे आप 80 पे चलाओगे, हाँ, तो अपने के लिए भी मौत को दावत दे रहे हो और सामने वाले को भी दे रहे हो, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा है। व्हाट यू कैन नॉट सी। अब नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा होता है कोहरा। हाँ, अब जब कोहरा होता है तो आपको स्लो चलना है। व्हाट अबाउट स्पीड ब्रेकर्स? इसका कोई लॉजिक है क्या, या इसके कोई नियम है क्या? क्या इनका शेप होना चाहिए? क्या इनकी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? क्या इनका जगह का सिलेक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए? जहाँ तक इसके बारे में कोई नियम है तो शून्य नियम है। देयर आर नो रूल्स। देयर आर नो रूल्स। इसको अंग्रेजी में स्लीपिंग पुलिसमैन कहा जाता है। हाँ, स्पीड ब्रेकर जो हम कहते हैं वो स्लीपिंग पुलिसमैन होते हैं। साधारणतः स्पीड ब्रेकर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं रेसिडेंशियल एरियाज में, जहां पुलिस बंदोबस्त नहीं होता, और कुछ ऐसी जगह पे जहां एकदम शार्प टर्न है या वहां से बच्चे आ रहे हैं, तो उस समय आपको स्पीड ब्रेकर दिखाए जाते हैं। पर यह ध्यान रखा जाता है कि वो स्पीड ब्रेकर प्रॉपरली पेंटेड हो, और ये जिम्मेदारी दी जाती है लोकल सोसाइटी को कि उसको आप ठीक से रखोगे। ये नियम विश्व में। अच्छा, हमारे यहाँ जो नियम है वो ये है, बुरा न मानिए, मैं इनको कब्र कहता हूँ। ये वो कब्रें हैं जो, और इसको भी दिस ऑनेस्ट एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन का वो शॉर्टकट है जहां उन्होंने कहा कि यहां आदमी की मृत्यु हुई
मस्त स्पीड 4 लोग खड़े हो गए, उनके साथ ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, उनका यहाँ स्पीड ब्रेकर बना दो। जनता भी खुश, नेता भी खुश और ब्यूरोक्रेट भी खुश। तो ये बेसिकली कब्रें हैं, इनका कोई नियम नहीं कि इनकी हाइट क्या होगी, इनकी विड्थ क्या होगी, कुछ नहीं। इनके ऊपर पेंटिंग आप एक बार करते हैं, उसके बाद सालों से पेंटिंग नहीं करते। पहले साइन होना चाहिए, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, वो नहीं है, ठीक है। और उस पे भी पेंटिंग नहीं। अगर मैं यहाँ से बॉम्बे तक जाता हूँ तो पूरी कोशिश करने के बाद और पूरा एक्सपीरियंस ड्राइवर होने के बावजूद 3 या 4 पे तो टकराता ही हूँ। करेक्ट। पर अभी सर जिस स्केल पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है पिछले 10-12 सालों से, और बहुत काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके साथ साथ पैरेलल ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नज़र नहीं आता है। क्या मेजर्स ऐसे हो सकते हैं जो आसानी से लिए जा सकते हो जिससे हमारे ये एक्सीडेंट्स वगैरह डेथ्स कम हो सकती है? देखिए, जो सबसे आसानी से लिया जा सकता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बेसिक्स इंक्लूड करना। जैसे अगर आप देखें तो आज हाईवे जहाँ काफ़ी डेथ्स होती हैं, हाईवे का जो ट्रैफिक है वो हम पूरी तरह से कार और कार्गो व्हीकल्स के लिए बना रहे हैं। उसमें हमने कोई प्रोविजन दिया ही नहीं है टू व्हीलर्स का, जबकि हमारे यहाँ करीब 80% गाड़ियाँ जो सड़कों पे है वो तो टू व्हीलर्स है। तो हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर सकते, हमें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे आप इंदौर भोपाल का रोड देखिए, इट्स 2x2 रोड और दोनों तरफ बहुत जगह है, एक्सपेंशन के लिए बहुत जगह है। क्या हम उसके बगल में आधी रोड बना सकते हैं जिसका अप्रोच कंट्रोल्ड हो, जिसमें कारें ना घुसे और वो मोटरसाइकिल्स को दे दें? वो भी भाई, वो भी तो रोड यूजर्स हैं और मरते तो वो हैं, कार वाले तो चुनिंदा मरते हैं। तो अगर हम वो कर दें तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपका ट्रैफिक फास्ट हो जाए। मैं हमेशा कहता हूं हमारी प्रॉब्लम हमारा स्लो ट्रैफिक है। उसको फास्ट अगर हम करेंगे तो फास्ट करने का तरीका ही ये है कि हम सेग्रीगेशन करें जहां तक बन सके। अब शहरों में सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, मानता हूं। फिर दूसरा जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, किसी भी शहर में लंबा वन वे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उतने लंबे वन वे में फिर लोग उसको ब्रीच करते हैं और फिर आपको पुलिसिंग करनी पड़ती है। और आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पुलिस उतनी उस तेजी से नहीं बढ़ पाएगी। पर जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनमें आप वन वे कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे वो वाव होटल है, उसके दोनों साइड पे रोड है, एक को सही बात है, एक को वन वे कर दीजिए, दूसरे को दूसरे साइड का वन वे कर दीजिए, अचानक आप देखेंगे वो 4 लेन की सड़क हो जाएगी, ज्यादा व्हीकल रोक पाएगी। राइट। तो ये जो चीजें हैं, और फिर जो छोटी चीजें जो हम तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ट्रैफिक में एसेस कीजिए, सर्वे कीजिए, स्कूल के कॉलेज के बच्चों से करवाइए, उनको कुछ छोटा मोटा रिवार्ड दीजिए, भाई ये तेरे पिक्चर के 2 टिकट फ्री हैं, इस तरह का दीजिए। पता कीजिए कि किस समय किस जगह पे कितने व्हीकल्स आते हैं। एक्यूरेट नहीं होगा, 100% एक्यूरेट नहीं होगा, वेरी क्लोज इट वुड बी, ठीक है। पर 80% होगा, 75% होगा। आज तो 0% 0 पे ही है। एक्सक्यूज मी। तो वो कीजिए, जब आपको ये पता लगेगा कि साहब वहां कितना था, कितने लोग आते जाते हैं, उसके बाद अपने सिग्नल्स की टाइमिंग चेंज कीजिए। हमारे कई सिग्नल्स ऐसे हैं जो सवेरे 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक एक सी टाइमिंग देते हैं। 125 सेकंड पे सेट करके 125 सेकंड पे वो सेट है। अच्छा, और ये चीज बहुत इजीली चेंज की जा सकती है। एक्सक्यूज मी। तो अगर हम ये भी कर दें, अब आप 125 सेकंड 6 बजे सवेरे रुकेंगे क्या? सामने कुछ नहीं है। और होता वही है कि आप अगर रुकते हैं तो आप बेवकूफ दिखते हैं, पीछे वाला आपको हॉर्न देता है और बाकी लोग तो क्रॉस कर ही रहे। पर हम फोर्स कर रहे हैं लोगों को रूल ब्रेक करने के लिए। वही अगर आप सवेरे उसको 20 सेकंड 25 सेकंड का बनाएं
तो लोग रुकेंगे। ओके। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत से कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको करना है तो सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ, अब कहते हैं पुलिस से जुड़ने का कारण दो है। पहली बात तो मैंने देखा कि एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड बेचारे पुलिस वाले रहते हैं। एक्सीडेंट तो हो जाता है वहाँ जो दंगे फसाद होते हैं वो झेलते हैं, वहाँ जो लाशें गिरती हैं, इंजर होता है, उनको वो झेलते हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया पुलिस को रिस्पॉन्सिव पाया। फिर मैंने ये पाया कि मेरे पुलिसमैन को ये तो सिखाया गया है कि मर्डर इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, पर यह नहीं बताया गया कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। और इसलिए उसकी गलती नहीं है अगर वो लिखता है कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, उसे मालूम ही नहीं है। मैं कोर्ट्स में बहुत गया हूं, बहुत सारे एमएसटी केसेस हम लोगों ने डिफेंड किए हैं। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, बड़ी गाड़ी रिस्पॉन्सिबल, ये 4 पिटे पिटाए लीक पे चली आ रही हैं चीजें। राइट। पर इसमें इसका एक और साइड भी है सर, कि एक्सीडेंट्स तो होते हैं दुर्भाग्यवश, पर वहाँ या उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सही समय पे मदद नहीं मिल पाती। उसका एक कारण तो यह है कि हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग की एक परिपाटी सी बनी हुई है, तो जो दूसरी पार्टी होती है वो सामान्यतः भाग जाते हैं इस भय से, तो वो एक रीज़न है। और भी रीजंस आई एम श्योर होंगे, आप इतना उसमें इन्वॉल्व है। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर जल्दी मदद मिलेगी तो जाने बचने की संभावनाएं बढ़ती है। वो तो गोल्डन आवर रहता है, एक्सीडेंट में गोल्डन आवर रहता है, लाइक हार्ट अटैक। जो मुद्दा है वो ये, इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लाया कि गुड समैरिटन जो है उसको रिवार्ड करने का जो मैकेनिज्म है वो लाए हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। पर फिर भी अभी इसके बारे में लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ स्टेप्स तो ले ली है पर इनको आप इम्प्लीमेंट बड़े स्केल पे नहीं कर पाए। या दूसरी बात, जैसे आपके ये 109 एम्बुलेंसेज जो हैं, 108 जो एम्बुलेंसेज हैं, उनके साथ भी ये चीज़ है कि दे आर नाउ एबल टू रीच द प्लेसेस फास्ट इनफ। एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो व्हीकल में पैसेंजर फंस जाते थे, और फंस जाते थे तो उसको काटने के लिए उनके पास एक ही तरीका था, ऑक्सीएसिलिन टॉर्च। अब ऑक्सीएसिलिन टॉर्च का जो टेम्परेचर होता है वो 2400 डिग्री होता है। तो अगर मेरे पैर के पास मेरा पैर फंसा हुआ है और वहाँ आप लोहा काट रहे हैं तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। तो ये जो चीज़ है, इसका सॉल्यूशन था न्यूमेटिक टूल्स। और आज ये हालत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस है कि जो एनएच है, सारे एनएच के ऊपर हर 50 किलोमीटर्स पे न्यूमेटिक टूल्स का एक सेट रहेगा। Now that is there. Okay. Now that is there, but it has to spread. Has it made any difference? Yes, it has. It has. मतलब from our experience on zero fatality corridor at Bombay Pune Expressway, we realized that the average time for extraction of extraction of passenger from the vehicle was 1 hour and 19 minutes. Which got reduced with the help of pneumatic tools to 20 minutes. Oh, that's a big difference. That's a big difference. If you get the person out quickly, you are able to treat him. उतनी जल्दी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाती है। तो वो जो चीज़ है, तो ये तो जीवन मरण का डिफरेंस है। और अब जैसे अहमदाबाद ने किया है, अहमदाबाद में एक केस हुआ था जिसमें एक लेडी ड्यूरिंग दिस नवरात्रों के समय में रात के करीब 2 बजे उनकी गाड़ी के ऊपर एक ट्रक गिर गया, और वो ट्रक गिर गया तो उसमें वो फंसी रही और 4 घंटे तक ब्लीड होती रही, वहीं उनकी डेथ हो गई। अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी टुक अ डिसीजन कि भाई वी आर गोइंग टू बाय 6 सेट्स ऑफ न्यूमेटिक टूल्स एंड स्प्रेड इट अक्रॉस द सिटी। नाउ दिस इज माइनर अमाउंट, 10-15 लाख रुपए की आइटम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ अपने जैसे आज इंदौर सिटी में ऐसे कई बिजनेसमैन हैं, ऐसे कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो खुशी इस चीज़ का फाइनेंस कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनको अपना नाम लगाना है, लगा दीजिए भाई। जब वो दान करेंगे तो दानकर्ता का नाम होगा, तो वो लगा दीजिए। आप ही के शहर में ये ईजी हो जाएगा कि आप लोगों को व्हीकल से बाहर निकाल सकें, और फिर आपको अपने पुलिसमैन को सिखाना पड़ेगा कि भाई ये तरीका है, इसको यूज़ कैसे करें। राइट।
तो ये ट्रेनिंग जो आपने कहा ना, सब ट्रेनिंग तो सबसे बड़ा मुद्दा है। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है तो बच्चों की है। इसमें अभी जो कॉलेजेस अपने यहाँ जो एकेडमिक सिस्टम है, तो उसमें कहीं कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नाम की कोई कोर्स वगैरह कुछ अभी शुरुआत हुई है? जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट आज से 10-15 साल पहले गुजरात में अभी नहीं हुआ है, अभी कहीं नहीं है। कोई विचार किसी मेरे लेवल मेरे में? मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई आपके नहीं ध्यान आता। में नहीं। और ज्यादातर मैंने देखा है कि कैन इट बिकम, आई मीन इट कैन गिव जॉब्स आल्सो शुड। एंड मतलब ये तो वो पुलिस वाले से उम्मीद की जाती है कि वो ट्रैफिक एक्सपर्ट है, बस दैट्स ऑल। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन। यदि आप जर्मनी जाइए तो प्रैक्टिकली एवरी 25 किलोमीटर्स यू हैव एन एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शनिस्ट। ओ ओके। इंडिया में आज 600-700 जिले हैं। एक्चुअली इन सारे जिलों में एक यूनिट होनी चाहिए। और अगर इस जगह पे 2 इंजीनियर एम्प्लॉय होते हैं तो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट 1400 इंजीनियर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड ऑन द ग्राउंड लेवल। ये मिनिमम है। डेटा मिनिमम बता रहा हूँ मैं। डेटा एनालिटिक्स, अब जैसे आप बॉम्बे से जैसे शहर में जाएंगे तो शायद आपको और जल्दी देना पड़ेगा और ज़्यादा देना पड़ेगा। दिल्ली में जाएंगे तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। मैं एक मोटा मोटी अंदाज बोल रहा हूँ कि भाई 700 जगह पे भी आप खोलते हैं तो 1400 इंजीनियर सीधे ही लगते हैं। Right. उसके बाद उसको एनालाइज करने के लिए इतने इंजीनियर और लगते हैं। Very true. और इसके डेटा एनालिसिस के लिए आपको एक अलग टीम लगती है। इंटरनेशनली ऐसे कोर्सेज है ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम से कोई है। मतलब ये कॉन्सेप्ट इज देयर? In fact, very interesting thing I'll tell you, world over, the accident research is mainly financed by insurance industry, Naturally. but not in India, not It's a yet, cost to them. because it is in their interest to cut down Cut on down the accidents. accidents, correct? It's a cost to them. तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनीज को कोई स्पेशल बेनिफिट दिए जाने चाहिए इनकम टैक्स में कि अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ग्रेट। इसके ऊपर एक्चुअली गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। तो सर ये जो अपन बात कर रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हो सकते हैं। आपने जैसे कहा कि डोनर्स में कंट्रीब्यूट इन देयर ओन कैपेसिटीज़ अलग अलग। इसका एक और साइड है सर, जो भी गतिविधि व्यापार का रूप ले लेती है तो फिर नेचुरली उस पर इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, फिर उसमें बहुत कुछ होने लगता है। तो ट्रैफिक संबंधी जो मतलब मैं बहुत वेग बात कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग डेवलप करनी है या जो ट्रैफिक संबंधी जागरूकता ये करनी है, इसको किसी तरीके से कोई व्यापारिक एंगल दिया जा सकता है क्या? जैसे मान लीजिए आज थिंक टैंक्स होते हैं या रिसर्च सेंटर्स होते हैं, तो आज कोई रिसर्च सेंटर अगर कोई, जैसे आपने बताया बच्चों को खड़ा करके हमने डेटा जनरेट किया, अगर ये एक लार्ज स्केल पे काम होता है तो देन दैट डेटा में बी बॉट। यस, तो आज तो डेटा ही जादू है, सब कुछ डेटा है। तो इस तरह के कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर इसमें खड़ी की जाए तो कैन दैट हेल्प इन वो? सर मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी चीज़ फाइनेंस के लिए रुकना नहीं चाहिए और उसका फाइनेंस से जुड़ना अत्यावश्यक है। एग्जैक्टली। अब मुद्दे की बात करूं मैं आपसे, अभी कुछ दिन पहले जब आपसे बात हो रही थी, इनकम टैक्स जो आदमी भरता है उसका फोटो अगर मैं शहर में लगाता हूं और उसकी इज्जत उसे बख्शता हूं तो और लोगों को इच्छा होगी कि भाई मेरा भी नाम वहाँ है। करेक्ट। ठीक इसी तरह से मान लीजिए एक्सीडेंट रिसर्च के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने फाइनेंसिंग की, और चलिए ऐसा मान के चलता हूं कि किसी एक शहर में एक्सीडेंटल डेथ जो है वो करीब 40% गिर गई। अब अगर ये होता है, और ये ऐसा हुआ है, ऐसे मैंने कई जगहों पे चीज़ें होती देखी है जहाँ जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर्स पे गवर्नमेंट ने काम किया, पर गवर्नमेंट का काम करना लिमिटेड है, लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो बेहतर बनता है। तो अगर ऐसा होता है तो कौन कहता है कि हम उस आदमी का सम्मान नहीं कर सकते? और अगर हम उसका सम्मान करेंगे तो बाकी लोग दे विल बी एनकरेज्ड कि वो भी इस चीज़ में आगे आए, क्योंकि तो टेंजिबल हो जाता है। जैसे ही आपने लगा दिया कि सब ये शहर जो है ये ट्रैफिक के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, आप लगाते हैं ना, क्लीनेस्ट सिटी, यू हैव एंटर्ड द क्लीनेस्ट सिटी, वैसे यू हैव ट्रैफिक वाइज द सेफेस्ट सिटी अगर आप कहते हैं, और इसके लिए ये 4 लोग रिस्पॉन्सिबल है, उनके फोटो लगाइए, नाम लगाइए।
हमेशा आदमी को आप कैश से रिवार्ड नहीं दे सकते, इज्जत बख्शिए, ज़्यादा मिलता है। ट्रू। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए एक कार वाइट लाइन पे खड़ी है और पेडेस्ट्रियन जीब्रा क्रॉसिंग तक नहीं आ गई है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ सीन देखने को मिलता है, क्या उसमें बैठे हुए बच्चे को हम एक गुब्बारा दे सकते हैं ट्रैफिक मित्र करके? राइट। ही विल इंश्योर दैट हिज फादर नेवर क्रॉसेस वाइट लाइन इन द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। करेक्ट। आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे पुलिस कमिश्नर नहीं कर पाएगा, बच्चा कर लेगा। ट्रू। अगर वहां लेडी बैठी है तो एक गुलाब का फूल दे सकते हैं। एवरीथिंग नीड नॉट बी कॉस्टली, फीलिंग्स की बात है। तो एग्जैक्टली। राइट सर, मिलिंद जी, इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू। समस्या बहुत बड़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो चर्चा चालू होती है, जब चर्चा चालू होती है तो फिर निदान होता है, निदान होता है तो फिर सॉल्यूशंस भी सामने आते हैं। सो ज़रूरत है, अब हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और आई थिंक कि इस पर जितनी चर्चा हो पहले शुरुआत में, तो ऑटोमेटिकली फिर उसमें से सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। सो आई एम वेरी श्योर कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा सुनकर वो इस समस्या के साथ अपने को जुड़ा हुआ भी पाएंगे और मिलिंद जी ने जिस प्रकार से चर्चा की है, जो सुझाव दिए हैं, उन पर भी विचार करना हमारे समाज के हर हिस्से के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसमें लाभ हमारा ही है सबसे पहले। और ये ट्रैफिक एक ऐसी समस्या है जिससे 100% लोग प्रभावित हैं एज ऑफ टुडे, और त्रस्त है, और त्रस्त भी है। एग्जैक्टली। तो अगर हम सभी इसमें योगदान देंगे तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक बहुत आसान तरीका होगा इससे निजात पाने का। वी कैन नॉट लेट एवरीथिंग हैपन एट इट्स ओन, या हम सोचें कि सब काम सरकारें करेंगी। जैसा मिलिंद जी ने शुरुआत में कहा, 50% योगदान इस समस्या के निराकरण के लिए जनता का ही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम सब लोग, जनता इन जनरल, इस दिशा में सोचना चालू करें और स्वयं को जिम्मेदार माने, ताकि इन समस्याओं से हम निजात पा सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।